हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार पुलिस का दूसरा सेट नंबर लेकर आया हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितना हो सके इसको देखें और इसका एक स्पेशल नोट्स बनाएं, इसलिए कि मेरा जो ये सेट जाएगा कम से कम आपको 40 से 50 सेट हम कराने का 40 से 50 सेट कराने का उम्मीद रखते हैं कि और इससे हर क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे। और उसके बाद से आप जो इसका कॉपी बनाइएगा, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा बिहार पुलिस का, एक बार रिवीजन करके चल जाइएगा, बहुत बेहतर पेपर जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं इसका और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है आओ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? शासक राजा या रानी होता है? नहीं होता है। ये शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है? नहीं। ऐसा है भारत में कि जो भारत के शासक हैं उनके बेटे या उनके पिता लगातार वंशज के रूप में शासन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ये सटीक आंसर लग रहा है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। परोक्ष मतलब होता है कि पब्लिक भाग नहीं लेती है, लेकिन उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, नहीं, भारत स्वतंत्र हुआ तो सबको पता ही है। उसके बाद से ये गणतंत्र का प्रावधान जब आया, कब आया? 1950 में आया। जब संविधान लागू हुआ तब गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में आया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? लागू होने का समय थोड़ा सा नोट पॉइंट करके एक जगह लिखिए और इसको देखिए। लागू होने का समय यानी कि लागू कब हुआ था भारत का संविधान? तो एक बात जानो आप कि सबसे पहले संविधान बनकर तैयार कब हुआ? संविधान अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत या अधिनियमित कब हुआ? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? लेकिन लागू नहीं हुआ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? बनने की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। टोटल समय कितना लगा था? संविधान बनाने में समय कितना लगा था? तो 2 बरस 11 माह एवं 18 दिन लगा था। क्लियर? रुपया कितना लगा था? खर्चा रुपया लगा था लगभग 64 लाख रुपया लगा था। अब प्रश्न आता है कि संविधान लागू होने के समय ये 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू होने के जब समय आया तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फहरा दिया गया। इसी डेट को लेकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद की संख्या हो जाएगी 395।
ये 395 मूल में थे। कब? मूल में। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 465 प्लस है। इन लक्ष्मीकांत के द्वारा 465 प्लस है। अब वर्तमान में पूछे कि अनुसूची कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूची है 12। भाग कितना है? तब 25 भाग है। इसको नोट डाउन करते जाना और आगे जो जो हम बताते जा रहे हैं उसको बढ़िया से अपना हैंड राइटिंग में कॉपी बनाते जाना और एग्जाम से पहले एक बार इसको सरसरी नज़रों से देख लेना है और जाओगे बहुत बेस्ट करके आओगे आप। ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र किसे सूचित करता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र किसे सूचित करता है? कि देश का प्रधान वंशागत है? नहीं, देश का प्रधान जो है वंशानुगत नहीं है। इसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, प्रक्रिया है। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है। संवैधानिक शासक का मतलब हुआ संविधान में वर्णन के द्वारा हुआ हो, इसमें आम लोग की भागीदारी नहीं हो। उसके बाद से है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। सबसे सटीक आंसर आपका यही होगा। देश का प्रधान जो होगा निर्वाचित प्रतिनिधि है। अब देश का प्रधान मान लीजिए यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? ये कह रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तब जाके इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। और नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? ये तो प्रश्न तो बहुत शानदार है कि भारत के राष्ट्रपति भी न रहे, उपराष्ट्रपति भी न रहे, तीन की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तीन की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का सारा कार्यभार जो संभालेंगे वह भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और मान लो सपोज डेट भारत के मुख्य न्यायाधीश न रहे, मान लीजिए ये भी न रहे, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। अगर ये भी न रहे तब वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कोलेजियम सिस्टम होता है, कोलेजियम सिस्टम उसी के तहत वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वही कार्यभार संभालेंगे। यह कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की चयन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें 5 लोग होते हैं। इसी में से एक आदमी को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना जाता है और फिर एक आदमी इसमें ऐड हो जाता है। तो जो स्थान रिक्त रहता है फिर जाकर वह 5 लोगों का समूह हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अभी पूछे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी पूछे जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति या जस्टिस संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना है। कौन है? 51 है। 51 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आओ देखते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी
जैसे बहुत सारे लोग भारत से चले गए हैं, आर्थिक अपराधी, मैंने पैसा लेकर बहुत सारा इन्वेस्टर्स यहाँ से गायब हो गया है। 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया कि हम मंत्रालय जो हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। यह बिल पास हुआ था 2018 में, तब जाके यह नियम बना। अभी पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन है, तो जवाब आपका क्या होगा? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत सरकार का? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के बाद आओ, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, आओ। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री तो बने लेकिन संसद का सामना नहीं किए, यानी कि सदन के कभी भी पैर अपना सदन में न रखे। देखो, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे। आंसर जो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अब देखो, चौधरी चरण सिंह ऐसे हैं कि चरण रखे ही नहीं कभी लोकसभा में या राज्यसभा में, सदन में कभी चरण रखे ही नहीं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि संसद का सामना नहीं किया, यानी चरण कभी रखे नहीं, चरण कभी रखे नहीं। अब देखो, एक और प्रश्न है यहाँ है कि किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा या उनके समय में विश्वास मत नहीं प्राप्त हुआ? तो नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन विश्वास मत प्राप्त नहीं किए। नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन विश्वास इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। अब देखो, ये कब से कब तक रहे? 1979 से लेकर 1980 के आसपास रहे। यह लगभग 6 से 7 महीना रहे, लेकिन एक भी बार संसद का सामना इन्होंने नहीं किया। आओ नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है वर्णित है? अब देखो, अनुच्छेद 148 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 72 है और अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कि सीएजी के नियुक्ति का प्रावधान है। क्या है? सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाहकारी परिषद है, सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब तीनों तो हो गया, तीनों तो कंप्लीट हो गया, बच गया एक ऑप्शन, मारे इसको दबा के आंसर 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात यह कभी लागू नहीं हुआ है, कभी नहीं लागू हुआ, कभी नहीं लागू हुआ है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात,
एक होता है राजकीय आपात। क्या क्या होता है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, एक होता है राजकीय आपात अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपात होता है कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थितियां हो देश में, तब 352 का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका प्रयोग 3 बार हुआ है। कब कब? 1962, 1971 और 1975। 62 के युद्ध के समय 1963 में इसका प्रयोग हुआ था। 1971 में, 62 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 63 में। 1971 में जब बांग्लादेश का अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, तब 1975 में आंतरिक अशांति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के समय में की गई। और राजकीय आपात 356, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, यह राष्ट्रपति शासन उस समय लगता है जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में स्थितियां सामान्य नहीं है, संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, संविधान के अनुसार राज्य की शासन प्रशासन नहीं चल रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति को एक आवेदन देता है और उस आवेदन की मान्यता राष्ट्रपति देते हैं और समीक्षा करने के बाद तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? सबसे अधिक बार 10 बार। कहाँ हो? यूपी में। बिहार में कितना बार लगा राष्ट्रपति शासन? बिहार में 8 बार। पहली बार कब लगा था? तब पहली बार लगा था 1967-68 में। 1967-68 में। तो सबसे अधिक लगा था राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? यूपी में। क्लियर? सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? सबसे अधिक दिनों तक, कहाँ पर? पंजाब में। कब से कब तक? 1987 से 1992 तक। कितना साल हुआ? 5 वर्ष। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ? सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ? मात्र 7 दिन तक। कहाँ? कर्नाटक में। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। और नेक्स्ट देखते हैं। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? विधि अधिकारी मतलब कानूनी अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों मतलब समझते हो? दोनों सदन मतलब होता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा। क्लियर? अब देखो, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, दोनों सदनों में बोलने का अधिकार किन्हें है? महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। इस अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 76 आर्टिकल में किया गया है। ये देखिए, दोनों सदनों के सेशन में बोल सकते हैं। एक काम ये नहीं कर सकते हैं, क्या? वोट नहीं दे सकते हैं। वोट
नहीं दे सकते हैं। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन सलाह किससे लेते हैं? मंत्रिपरिषद से। अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। घुमा फिरा का बात फिर वहीं आएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? अब देखो, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, लेकिन यह प्रतिवेदन 1956 में सौंपा। अब पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश बना पहला राज्य। क्लियर। यह 1951, 1952, 1950, इसका गठन जो हुआ 1953 में किया गया। और नेक्स्ट, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो सबसे निकटतम जो हम देख सकते हैं उसे कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये तारों का एक समूह है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम? तो एक बात जानो, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे यूरोप के लोग देवता के रूप में मानते थे। अभी वो मानते होंगे, देवता के रूप में मानते थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। एक और बात जानो, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र हो जाएगा और बुध हो जाएगा। इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। क्लियर। अब और थोड़ा सा पृथ्वी पर आते हैं। इसका उपग्रह है चंद्रमा है इसका उपग्रह। शनि का उपग्रह है, शनि का तो सर्वाधिक उपग्रह है पूरे सौर मंडल में। इनका महत्वपूर्ण उपग्रह है टाइटन। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि शनि साहब कौन सा घड़ी पहनते हैं? तो टाइटन कंपनी का घड़ी पहनते हैं। रिया है, यह शनि के ही उपग्रह है। रिया है, फोबे है, ये सब शनि का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड है। कैलिस्टो है। गैनीमेड जो है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। जैसा है वैसा ही नोट्स बनाओ और लगो एक बार बहुत शानदार तरीके से कि इस बार कहानी उस पार भेज दिया जाए, डंका बज जाए और नौकरी शानदार आसानी से हो जाए। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन है? ग्लोब पर, पहले ग्लोब समझते हो?
ग्लोब देखे हो ग्लोब? अरे मैप में दिया रहता ना ऐसे, यही ग्लोब है। एक और है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है? तो अब एक बात जानो कि अक्षांश कौन है। अक्षांश कौन है? अक्षांश जो रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है उसे अक्षांश कहते हैं। उसे अक्षांश कहते हैं। इनकी कुल संख्या 179 है। कितना है? 179 है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला लें तो +2 हो जाएगा, ये 181 हो जाएगा, लेकिन 179 ही है। अब देखो यहाँ ये अक्षांश हो गया। इसका अंग्रेजी होता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब कि जो रेखाएं लेटी हुई है ग्लोब पर वह अक्षांश रेखा है। क्लियर? अब आओ थोड़ा सा देशांतर देख लेते हैं। ये अक्षांश हो गया। अब इसमें देख लेना इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। भूमध्य रेखा, यही से बोलते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये होता है आपका मकर रेखा। क्लियर? एक मिनट रुकना। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। अब इसमें सबसे बड़ा जो है भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। ऑप्शन में भूमध्य रेखा, इसको मारो टकाक से, एक बार आंसर पर जाओ और भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसका आंसर लगाओ। अब ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? तो जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? रेखाओं के बीच की दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 1 से 11 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा आपका। कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, उत्तरी ध्रुव वृत्त भी, ये वाला उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर? और नेक्स्ट अब प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न अब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अब देखो खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तुर्की के वान झील है। तुर्की के वान झील है। 330% इसकी खारेपन है।
दूसरा स्थान पर आता है मृत सागर। मृत सागर, इसका 228% खारापन है, मृत सागर हो जाएगा। यह है कैस्पियन सागर, यह है लाल सागर, यह है अरल सागर, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा मृत सागर, दूसरा स्थान है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो इसमें सोचना है, ये जो भारत हो गया ना, ये इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? श्रीलंका हो गया ये। रुको थोड़ा देर के लिए श्रीलंका को हटा देते हैं, हट गया श्रीलंका। ये जो इसमें दिया है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तो जब स्थल से पूछेगा तब कन्याकुमारी हो जाएगा, यानी कि स्थल से जब पूछेगा तब। क्लियर? अब पूछ रहा है कि इसमें स्थल नाम नहीं दिया है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यहाँ एक स्थान रहता है और यहीं लास्ट में इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत देखे हो, सुने हो? कैलाश पर्वत उत्तराखंड में है? नहीं है उत्तराखंड में। सिक्किम में है? उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है। कौन है? नंदा देवी पर्वत है। सिक्किम के पास में कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत है। कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत है। नेपाल में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 88-48 मीटर। बच गया यही, मारो इसको तिब्बत को। तिब्बत हो गया कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? देखो, गंगोत्री तो गंगा के उद्गम स्थल है। गोमुख यहीं जहां से उद्गम स्थल होता है गंगा का, उसी का नाम है। तसोलहामो झील, इसको बोलते हैं चुलामो झील। चुलामो झील, यहां से भी एक नदी निकलती है, लोहित नदी, असम में है। तो बच क्या गया इसमें? मानसरोवर। अब देखो, मानसरोवर से 3 नदियां निकलती है। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन? BSS, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। क्लियर? ब्रह्मपुत्रा कहाँ जाके गिर जाती है वो? कौन बताएगा? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु जा कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। सतलज कहाँ मिल जाती है? सहायक नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसरोवर। आओ नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब देखो, अर्जुन देव, मनोज कुमार, चरण सिंह, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। यह केरल के रहने वाले थे। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 1970 के समय श्वेत क्रांति का निर्माता ये रहे। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे पीली क्रांति, तिलहन से है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन से है।
हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से है। ये इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं। आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 NH 48 का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार जो है ना, दिल्ली से चेन्नई तक है। कहां तक है? दिल्ली से चेन्नई तक है। अब प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है? NH 47, सॉरी NH 44 है। और सबसे छोटा 47A है, वेलिंगटन द्वीप, केरल। क्लियर हो गया होगा? और नेक्स्ट देखते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा, जाहिर सी बात है, बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? या 24वें तीर्थंकर के बात आएगा तो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। सिख धर्म के कौन थे प्रवर्तक? गुरु नानक। इसके 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिन्हें जहांगीर ने फांसी 1606 में दे दी। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, जिन्हें औरंगजेब ने फांसी दे दी। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा के कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? और मुद्रा राक्षस को लिखा किसने था? विशाखा दत्त ने। किसने लिखा था जी? विशाखा दत्त ने। किसकी कहानी है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दे रही है तो गुप्त वंश का था। ये जयचंद के बारे में दे रहा है, ये गढ़वाल वंश के थे। गढ़वाल वंश के थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं। हो गया होगा ये। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? एक प्रश्न ये भी पूछता है कि राज तरंगिणी में किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन है? कश्मीर। कौन है राज तरंगिणी के लेखक? कल्हण है। किसके दरबार में थे कल्हण? कमेंट करके बताओ। ये तुम्हें कल के लिए प्रश्न है, कल के लिए प्रश्न है। या अभी बता दो कल्हण किसके दरबार में थे? ये है कालिदास। कालिदास की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, और क्या क्या है? मालविकिग्ना मित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार। ये किनकी सब कृति है? कालिदास की कृति है। चंद्रबरदाई की कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसमें किनकी चर्चा की गई है?
तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चर्चा की गई है। जयदेव ये भी लेखक थे, किसके दरबार में थे? तब बंगाल शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका आंसर बता दो, कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे रहा है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली। कहाँ स्थित है, कौन बताएगा? और ठीक है, देखते हैं। अजंता को कोई नहीं जानता, यानी कि गुप्तों द्वारा निर्मित, गुप्त शासकों द्वारा निर्मित, शासकों द्वारा निर्मित। तो अजंता को कोई नहीं जानता, गुप्त शासकों द्वारा निर्मित, तो इसका स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में मीन मकाला किस भाषा में लिखी? नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, मीन मकाला किस भाषा में लिखी? अरबी में। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? इसके लिए बहुत बड़ा फैक्ट मैं बताता हूं। कुतुब मीनार खूब ध्यान से देखना है इसको। कुतुब मीनार, पहला फैक्ट है कि किसके याद में ही बनाया गया? काकी बख्तियार खिलजी, काकी बख्तियार की याद में यह बनाया गया। ठीक है, सूफी संत था। उसके बाद से है, इसका निर्माण किसने किया? तो देखो बात जानो, शुरुआत कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। क्लियर? उसके बाद से फिर 2 मंजिलों का निर्माण किया, अगले 2 मंजिलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक। फिर यह 2 मंजिल किसी कारणवश आनी पानी में गिर गया, तो उसका निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। 4 शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। अब देखो, यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में दे रहा है। ये राजा है तुगलक वंश का, तुगलक वंश कब से कब तक राज किया? 1320 से लेकर 1413 तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किए? 1206 से लेकर 1210 तक। लाहौर में पोलो खेलते समय बेचारा घोड़ा से गिरा और मर गया। इल्तुतमिश कब से कब तक राजा बना? 1211 से लेकर 1236 तक। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। कुली कुतुब शाह, ये दक्षिण भारत के इतिहास में कुतुबशाही वंश की स्थापना किए। दक्षिण भारत के इतिहास में कुतुबशाही वंश की स्थापना किए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। और नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर में तो इंग्लैंड नहीं है, कहाँ इंग्लैंड कह रहा है जी? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम,
और आगरा। अब देखो इसका तो मकबरा, शेर शाह का मकबरा सासाराम है। सासाराम कहाँ है? बिहार प्रदेश में है। इसका निर्माण ये स्वयं किया था, स्वयं किया था। हालांकि मरम्मत इसका पुत्र इस्लाम शाह कराया था। अब देखो थोड़ा सा, बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। एक जगह कहीं लिख देते हैं शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। अब देखो बाबर का मकबरा वर्तमान में काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान में है। प्रारंभ में इसका मकबरा आराम बाग आगरा में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। शहादरा कहाँ है? लाहौर में है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कह दिया गया है, कर दिया गया है। संभाजी नगर कर दिया गया है। इसको नोट डाउन कर लेना। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अब पहले अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानो, यह इतना शानदार आदमी क्यों बना। हालांकि था ये बहुत बड़ा आक्रमणकारी अहमद शाह। पूरा लिख देना। तो अहमद शाह मुगल शासक भी था, अहमद शाह अब्दाली। ये सेनापति था। किसका सेनापति था भाई? नादिर शाह का। किसका सेनापति था? नादिर शाह का। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब कमेंट करके बताओ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हम तो कहते हैं ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह भारत पर कब आक्रमण किया? भारत पर नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। क्या लेके गया भाई? तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया ईरान। 1739 में मुगल बादशाह कौन था कि इसका विरोध नहीं किया? नाम से ही स्पष्ट था कितना शानदार और कड़वा प्रशासक था। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का समय में आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था? नादिर शाह का सेनापति था। ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। उस समय भारत के मुगल वंश के राजा कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। क्या लेकर गया यहाँ से? तख्ते ताउस। तो अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आता है? अफगानिस्तान से आता है। कहाँ राजधानी अफगानिस्तान की? काबुल। फारस वर्तमान में कौन सा देश है? ईरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? बताओ। उलान बटोर। घबरा मत जाना इसमें। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। हालांकि देश तुर्की है। क्या है? तुर्की है। ये तुर्की का नाम बदल कर तुर्की कर दिया गया है। अकबर द्वारा निर्मित पोंच महल
कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ है फतेहपुर सीकरी? आगरा में। आगरा की स्थापना किसने किया? 1504 में सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने। फिर 1506 में इसे राजधानी बनाया। 1506 में इसे सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया। क्लियर? दिल्ली की स्थापना किसने किया? अनंगपाल तोमर ने। किसने किया? अनंगपाल तोमर ने। अजमेर की स्थापना किसने किया? अणेराज ने। किसने? अणेराज ने। पूछ रहा अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल का पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 एडी में कर लिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया। किससे छीना? गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में छीन लिया। कौन था राजा उस समय? उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो उस समय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? अल्फांसो डी अल्मीड़ा। दूसरा ये था। हालांकि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली भारत आ चुके थे। क्लियर हो गया? यह है 1605, यह है 1590, 1485। इसका आंसर जो हो जाएगा 1510 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का। ठीक है, अगला प्रश्न है। आगे वाला जो प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो, लखनऊ में तत्या टोपे एवं नाना साहब कहाँ नेतृत्व किए थे? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। वीर सावरकर, खैर 1857 से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा योगदान है इनका भी। बेगम हजरत महल, ये कहाँ नेतृत्व की थी? लखनऊ में। कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर में पूरे बिहार का नेतृत्व 1857 क्रांति का यही किए थे। क्लियर? आगे आओ देखते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। और नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? ढाका में हुई। ढाका में हुई। कब हुई थी? 1906 में। किसके नेतृत्व में हुई थी? सलीमुल्लाह खान। अब देखो, हैदराबाद, लाहौर, कराची इधर नहीं हुआ था, लेकिन ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? निर्वाचित
निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। अब देखो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेल, एक बेवेल के नाम से बेवेल योजना भी है, लॉर्ड बेवेल के नाम से एक बेवेल योजना भी है, एक बेवेल योजना भी है। ये भारत की आज़ादी से 2-3 साल पहले आया था, 1945 में आया था। लॉर्ड इरविन एक बहुत फेमस प्रसिद्ध समझौता है महात्मा गांधी और इरविन के बीच। तो इनका समय जो था 1926 से 1931 के बीच था। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। लॉर्ड रिपन, इन्हें भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रीडिंग, इनका कोई विशेष रोल नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को अनेक अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं मैंने कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा, माने कस्टमर्स के द्वारा जो खरीदा जाता है, उन्हें अंतिम रूप से क्या कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं माने यूज वाला, उपयोगी वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोग्राम, एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ये जाएगा बाउंस, जो ऊपर ऊपर पढ़ रहा है उसको। इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तब पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। सबसे असफल योजना है, सबसे असफल योजना है तीसरी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना या परियोजना, ये है आपका 1969 से लेकर 1974 तक। बीच में इतना लंबा गैप क्यों हुआ? तो यह एक वर्षीय योजना थी। 1966 से 1967, 67 से 68, 68 से 69। इसको ध्यान में रखना। लास्ट वाला ये भी देख लो, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उन्नीस सौ 74 से 1978। यह योजना मात्र 4 वर्ष की थी। सब तो 5 वर्ष का रहा, लेकिन यह योजना मात्र 4 वर्ष का रहा, इसलिए कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई और 1980 तक कोई पंचवर्षीय योजना पेश नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आओ, थोड़ा सा इसमें एक और चीज देख लेना। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग 15 मार्च 1950। नेक्स्ट आओ, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, ये करेगा कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 280 में। योजना आयोग, भारतीय स्टेट बैंक,
भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट आओ, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का प्रावधान कहां से लिया गया है? जीएसटी का प्रावधान लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, कहां से लिया गया है? फ्रांस से। पहली बार कहां लगा? पहली बार लगा है कनाडा, तो पहली बार कहां लगा? फ्रांस में लगा। कहां लगा पहली बार? फ्रांस में लगा। भारत में जीएसटी लगा 1 जुलाई 2017 को। अब देखिए इसमें कर की दरें कितनी थी? 6, 9, 18, 28। 6 तो होगा ही नहीं, 9 भी नहीं होगा, 18, 28 हो सकता है। 5, 12, 18 और 28 ये सही है, इसलिए कि 0, 5, 12, 18 एवं 28 ये जीएसटी के कर की दर है। 5 स्लैब है। कितना स्लैब है? 5 स्लैब है। अब नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। अभी पूछा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मंत्री कौन है, तो क्या बताइएगा? चिराग पासवान बिहार से हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा साहब। नेक्स्ट आओ, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। कब? 1 अप्रैल 1989 को। और नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? जुलाई 2014। थोड़ा सा पुराना है, लेकिन एक बार इसको देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 8 वर्ष ना, 6 वर्ष ना, 4 वर्ष ना, 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। भारत में कितने जगह पर कुंभ होता है भाई? भारत में कितने जगह पर कुंभ होता है? 4 जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ? एक तो प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ, गंगा यमुना के संगम पर। हालांकि सरस्वती का भी उल्लेख है, लेकिन सरस्वती वर्तमान में लुप्त है। दूसरा होता है उज्जैन, किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तीसरा होता है हरिद्वार, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। चौथा होता है नासिक, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु। अब देखो शास्त्रीय नृत्य कितना है? शास्त्रीय नृत्य कितना है? क्लासिकल डांस कितना है? 8 है। कौन कौन है भाई? तो पहला है भारतनाट्यम,
दूसरा कौन है? कुचिपुड़ी। तीसरा कौन है? उड़ीसी। चौथा कौन है? मणिपुरी। उसके बाद क्या है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बाद क्या है? कथक है। कथक के बाद क्या है? कथक के बाद क्या है? कब हुआ ये? 8 गो। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, उसके बाद सत्रिया है, ओडिसी है उड़ीसा, मणिपुर है मणिपुरी है मणिपुर, मोहिनीअट्टम है केरल और कथक है उत्तर भारत और सत्रिया है असम। सत्रिया है असम। एक केरल का कोई है वो छूट रहा है, देख लेना आप। इसमें नवीनतम है असम और सबसे प्राचीनतम है भारतनाट्यम। सबसे प्राचीनतम है भारतनाट्यम। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कीबोर्ड ऐसे ही हारमोनियम में होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? अब देखो, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है द लाइफ ट्री है। अनटचेबल मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। इनकी और पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स है, माइंड्स है। और है इनके पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स है, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक। विंग ऑफ फायर है, विंग ऑफ फायर है। और नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? ये किए थे डायनामाइट का, डायनामाइट का आविष्कार किया था। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, अल्वा एडिसन ने किया। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। क्लियर है? कंपास जो होता है हमेशा दिशा बताता है, कंपास जो है हमेशा दिशा बताता है। अब देखो, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखो, पेरिस में तो समझ जाओ कि इसरो का मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय वाला। वाशिंगटन डीसी में भी मुख्यालय स्थित है। अब बच गया इसमें न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी यूएसए का कैपिटल है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। अभी कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स
सबसे अधिक समय तक 282 दिन पर अंतरिक्ष में रहकर आने का रिकॉर्ड बनाई कल्पना चावला। ये फरवरी 2003 में इनका प्लेन क्रैश हो गया। हरियाणा का रहने वाली थी और इनका मृत्यु हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, र का पूरा अर्थ क्या है? र का पूरा अर्थ क्या है? अब देखो, र जो है ना भारत का एक गुप्तचर संस्था है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अभी र के चीफ कौन है वर्तमान में? कौन है? रवि सिन्हा है। कौन है? रवि सिन्हा है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। इसमें मेमोरी रजिस्टर है, माउस जानिए रहे, आउटपुट है, स्कैनर, जॉयस्टिक। नेक्स्ट आओ, एक कंप्यूटर की स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है पिक्सल। क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट आओ, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है, क्या कहलाता है? तो एक बात जानो, टोकन। टोकन कहलाता है जब संदेश एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है तब। नेक्स्ट आओ, कहते हैं कि किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? यह फाइल जो है इमेज फाइल। क्या है? इमेज फाइल में .png एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? टेस्ला नाम से ही देख लेना कितना शानदार है टेस्ला। यह दीप्ति अभिवाह नहीं नापा जाता है, प्रदीप्ति घनत्व नहीं मापा जाता है, धारिता नहीं होता, चुंबकीय अभिवाह घनत्व, यानी कि चुंबकीय अभिवाह घनत्व का मात्रक जो होता है ना, एसआई टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। नेक्स्ट आओ, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तब पानी के अंतर्गत या पानी के अंदर जो ध्वनि का पता लगाते हैं उसको हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। एम मीटर से क्या मापते हैं हम? विद्युत धारा। क्या मापते हैं? विद्युत धारा। बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण जब 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तब। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च ताप मापते हैं। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? फिजिक्स का मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना, उसमें जितना फिजिक्स का बेसिक चीज है सब जानकारी हो जाएगा। तब कौन सी एक सदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है। आगे आओ, नेक्स्ट आओ, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह परिभाषित किया जाता है द्रव्यमान और वेग के रूप में। द्रव्यमान और वेग के रूप में, यानी v और m के रूप में, मास और वेलोसिटी के रूप में। नेक्स्ट आओ, जल वाष्प के पुनः जल में, जल वाष्प के फिर पुनः जल में, माने जल गया फिर वाष्प में, जल गया वाष्प में, जल वाष्प में पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो होता है संघनन। संघनन होता है कि तुरंत जलवाष्प बना फिर तुरंत उसे जल के रूप में जमा दिया जाए, लगा दिया जाए, उसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आओ, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण? तो एक बात जानो, यह जो गति है इसमें मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। गति करते समय यह कभी परिवर्तित नहीं होगा। जब वेग इसमें होगा तो परिवर्तित हो जाएगा, समय होगा तो ऑलरेडी परिवर्तित होगा, गति तथा वेग दोनों होगा तो परिवर्तित होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? और नेक्स्ट देखते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, सिरका, बैटरी, मक्खन। तो आपको पता होनी चाहिए कि H2SO4 घरेलू उपयोगों में बैटरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें तेजाब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 को और क्या क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है। और कहाँ का इसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम उद्योग में, पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? सूखा बर्फ। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हो जाएगा कि किसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? किसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? अब किसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है जी? अब देखो, सब्जियां, फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशम कीट पालन। अब देखो, सब्जियां, फूल और फल उगाने में इसको कहा जाता है मछली पालन, कहा जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये अलग अलग है, सब्जियां, फूल और फल अलग है। अंगूर की खेती के लिए आपको विटीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? माने किसे आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? अब देखो, लाइसोसोम, इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे ने। कब? 1958 में। और इसे ही आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम्स, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर किस पौधे पर? मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम मतलब एक वंश, फिर दूसरा वंश, फिर तीसरा वंश के मौलिक कानून की खोज की थी। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति थे ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ग्रेगर मेंडल। अब देखो, दमित्री मेंडलीव, इसने पहली आवर्त सारणी की खोज की। पहली आवर्त सारणी की खोज की कब की थी? 1869 में। जॉन ई साल्क, ये प्रिस्टली साहब तो ऑक्सीजन की खोज किए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का फ्रेंड कहा जाता है, या जटिल कार्बनिक पदार्थों का टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, यानी कि उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। ये हो जाएंगे केंचुआ हो जाएगा। और नेक्स्ट, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता का ब्लड ग्रुप, अब देख लो थोड़ा सा। एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता, एक होता है किसी से ले सकता है। सर्वदाता किसी को दे सकता है, तो किसी से ले सकता है तो ए बी, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर हो गया होगा? और नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है डी, ओ होता है।
शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर तक माने बनते हैं बनाते हैं? तो शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। मानव किस में आता है? इसमें मानव किस में आता है? तृतीय उपभोक्ता में तो शेर, बाघ ये सब आ जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं आपका घास खाने वाले जानवर। मानव आता है द्वितीय उपभोक्ता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट आओ। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया था? अब देखो, अप्रैल 2022 में समाजवादी पार्टी तो होगा ही नहीं, इसलिए कि अप्रैल 2022 में यह क्षेत्रीय दल के रूप में थे, आज भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार से है, इसका भी तो होगा ही नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले से यह राष्ट्रीय दल का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अभी भी राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प की चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चावल अनाज से संबंधित है, तब मसूर, मसूर किससे संबंधित है? दलहन से। अब देखिए, अनाज एक प्रकार का, चावल एक प्रकार का अनाज है, तो मसूर भी दलहन है। नेक्स्ट देखना, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। श्रृंखला दू के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? दू। देखो इसमें दू कहाँ है? दू कहाँ है? इसमें है और कहीं। इसमें कॉमन कौन कौन है? ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है। तो दू के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? दू के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आओ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और वे शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए। चींटी, एंटलिंग। चींटी क्या होता है? एंटलिंग। तो हिरन। अब देखो, मृग नाम सुने होंगे आप, तो दूसरे किसी में मृग होता है, जब होता है तो हिरन में ही मृग होगा, तो मृग छौना। एंटलिंग, एंट मतलब होता है चींटी, एंटलिंग जुड़ गया है इसमें, समझ जाओ कि अंग्रेजी रूपांतरण है, तो चींटी का एंटलिंग हो जाएगा, तो हिरन का मृग छौना हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। एक निश्चित कूट में बॉस को इतना लिखा जाता है, 2 1 9 6 7 के रूप में लिखा जाता है। तो डील को 19 19 24 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और उसी भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा? तब BOSS, इसको क्या लिखा जाएगा? 21 9 6 7। अब देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, बी का उल्टा क्या हुआ? बी का उल्टा हुआ वाई, नहीं बना। डब्लू का उल्टा क्या हुआ? डब्लू का उल्टा हुआ एल। एस के उल्टा क्या हुआ? 19। एस के उल्टा क्या हुआ? 19। कहीं लगा? नहीं लगा। हटाओ इसको, नहीं लगा तो दूसरा चीज देखते हैं इसमें। ये नहीं लगा, कोई बात नहीं।
ठीक है, इसको देख लेना, आप एक बार बना लेना, अब बना के बताना। मेरे तरफ से आंसर इसका जो होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, एक बार देखना ध्यान से, बनाना, कमेंट करना। ये आपके लिए HW है, कल के लिए HW है। नेक्स्ट आओ, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब देखो यही इसका रैंक लिख दो। ये कितना पर है? 17 पर। ये कितना पर है? 13 पर। ये कितना पर है? 12 पर। ये कितना पर है? 16 पर। तो एक बात देखो, 1 घटा 15, 1 घटा 14, 1 घटा तो फिर 13 घटेगा। 13 पर क्या है? M है। ये दोनों तो नहीं है ना होगा जी। अब या तो ये होगा ना तो ये होगा। अब देखो L, L के बाद क्या है यहाँ? 12। ये कितना है? 18। 6 बढ़ा, फिर यहाँ 6 बढ़ा, फिर यहाँ 6 बढ़ा, फिर यहाँ 6 बढ़ेगा। तब B पर 6 बढ़ेगा तो क्या आएगा? 8। 8 पर होता है H। क्लियर? बी में तो नहीं है जी। एक बार ऐसे देख लेते हैं इसको। QML को लिखते हैं PRC। ठीक है, ये है आपका 17, ये है आपका 13, यह है आपका 12। अब इसको लिखते हैं हम लोग 16, इसको लिखते हैं 18, इसको लिखते हैं हम लोग 3। यही ना जी। ठीक है, अब WOWT को लिखते हैं हम लोग NBK। इसको मिटाते हैं, रुकना 1 मिनट। ठीक है, अब देख लो इसको। इसका है 17, इसका है 16, इसका है 15, इसका है 14। तो 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13। M तो है नहीं किसी में, 2 में है, 1 में, 1 में। इसको यहीं काट दो। अब देखो M, ये 13, ये कितना है? 18, ये कितना है? 23, ये कितना है? 28। 28 मतलब 2। अब देखो 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 यानी 2 और 5 7। MG किस में है? तो MG केवल ऑप्शन नंबर A में है। MGB आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बुलाते हैं हम मैथ के बहुत बेहतरीन जानकार हमारे प्रिय मित्र आनंद सर आएंगे, जो मैथ का इसमें प्रश्न है उसका सलूशन बेहतरीन तरीका से कराएंगे। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर एक बार फिर से आनंद सर का। आइए सर। चलिए देखते हैं अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, EF बराबर 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो ऑलरेडी दे दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ABC और इसी का सिमिलर जो है समरूप एक त्रिभुज और दिया है DE और F बाबू। तो याद रखिए जब त्रिभुज जो होता है सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो सबसे पहले याद देखिए BC का मान 4 सेंटीमीटर दिया है और जो EF का मान बाबू है वो दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज A, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा अनुपात जो होता है, जब समरूप होता है त्रिभुज तो उसके संगत भुजा के अनुपात में होता है। तो त्रिभुज ये हो जाएगा DE और बाबू F का क्षेत्रफल जो होता है
उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में वर्ग के अनुपात में, यानी कितना, तो आपका हो जाएगा बाबू BC बटा EF हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे दिया है, कितना, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए बटा DEF का त्रिभुज हमको निकालना ही है, देख लीजिए यहाँ पर, तो इसको त्रिभुज DEF लिख देंगे। और यहाँ देखिए BC का मान बाबू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और EF का मान जो आपका दिया है कितना दिया है, 5 का स्क्वायर दे दिया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 80 के 80, और जो है त्रिभुज DEF लिख देंगे, ई हो जाएगा बाबू 16 बटा 25। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग लेक्चर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर घसकाते हैं, यहाँ देखिए, चलिए इसको देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब इसको देख लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा त्रिभुज आपका त्रिभुज DEF गुने 16 हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 80 गुने बाबू 25। तो इसको इसी का अनुमान निकालना, तो इसको रहने दीजिए, इसको इसके बट्टा में भेज दीजिए, तो ई हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान आ जाएगा आपका 80 गुने 25 बटा 16। तो 16 पच्चे 80, 25 पचे आपका 125 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है बाबू बी होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन हम लेकर। देखिए क्वेश्चन दिया है 77 नंबर, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो हमको संख्या निकालना है। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो संख्याएं 5:7 में दिया है, दोनों संख्याओं कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं। तो दो संख्या लिखेंगे आपको कि दो संख्याएं जो है इसको कुछ ना कुछ हम लोग बाबू मान लेते हैं। तो मान लिए कि 5x और आपको क्या मान लिए 7x। तो जब क्वेश्चन अनुपात में देता है तो ये हो जाएगा बाबू 5x बटा 7x हो गया, अनुपात मतलब बटा। अब कह रहा है कि इसमें जब दोनों, इसमें क्या कर दिया जाता है, 6 जोड़ दिया जाता है, यानी ऊपर भी आपको 6 जोड़ दिया गया, नीचे भी 6 जोड़ दिया गया। जब 6 जोड़ दिया गया तो कितना बन जाता है बाबू, 3/4, 3:4, यानी 3/4, अनुपात मतलब बट्टा, यानी 3 अनुपात कितना हो गया 4। अब इसको क्रॉस गुणन करा दीजिए, तो देखिए 4 पचे आपका बाबू हो गया 20, x आप प्लस 6 चौका 24 हो गया। ध्यान दीजिए 7 त्रिका 21 हो गया, x आप प्लस 6 तिया हो गया 18। अब देखिए इधर साइड में लिख देते हैं, अब 20x रहने दीजिए, माइनस में इसको बुला लीजिए, ये हो गया 21x, इधर पहले से 18 है, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा 24, घट के माइनस 1x हो जाएगा, और ये घटेगा तो -6, माइनस माइनस कट गया, आपका x के मान आ गया 6। तो x के मान 6 हो गया, तो हम संख्या क्या माने थे, 5x और 7x। तो देखिए संख्या पहला माने थे 5x यानी 5, और बाबू x के जगह पर कितना 6, यानी 5 6 30। दूसरी संख्या माने थे 7x, तो 7x यानी 7 और x के जगह पर 6, यानी 7 6 42, यानी 30 और 42। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो पर्यटक बस से एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है, तो दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको क्या करेंगे, ये एक समकोण पर बनाती है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको ABC मान लीजिए। और आपको मालूम है इसका मान निकालना है, पाइथागोरस पर में आपको मालूम है SC का मान निकाल दीजिए, यानी आपका हो जाएगा SC बराबर हो जाएगा, इसको कर दीजिए डायरेक्ट रूट अंडर 48 का स्क्वायर आप प्लस आपका हो जाएगा 36 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर 2304 हो जाता है और 36 का 1296 हो जाता है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे बाबू तो 3600 हो जाएगा और 3600 का वर्गमूल आपका 60 हो जाएगा। अब आपको देखिए आगे क्या करना है, आगे इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए अब 36 हो गया, अब 15 सेकेंड बाद के निकालना है। तो 15 सेकेंड बाद बसों के बीच की दूरी 15 सेकेंड बाद की दूरी निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपका दिया है 60 आया है और इसको हम लोग मीटर सेकेंड में बदल देंगे। तो यानी 5 बटा, रुकिए थोड़ा सा इसको कहीं दिक्कत हो रहा है, 5/18 चेंज किया जाता है, गुना कर दीजिए और 15 है तो 15 लिख दीजिए, 15 मिनट सेकेंड बाद है, अब कटा दीजिए। 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 5 तिया 6 तिया, अब देखिए फिर कट जाएगा 10 से और ये हो जाएगा 10 पचे 50, 50 पचे 250, यानी 250 आपका आंसर हो गया मीटर। इसको मीटर में चेंज किया है, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिमाणिक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम समझा देते हैं। 3 गो घन है, सबसे पहले आप घन पढ़े होंगे, ये घन बनाया जाता है हमको वर्ग से और घनाभ बनाया जाता है बाबू आयतन से, ठीक है, ये घन है। तो घन जो होता है ये जो होता है किससे होता है, वर्ग से बनता है। तो कह रहा है तो 3 गो वर्ग को सटा दिया जाता है, बराबर बराबर वर्ग को। मान लीजिए हम 3 गो का सटा देते हैं, एक और वर्ग हम थोड़ा दूरी पर ही बना लेते हैं। आपको देखिए हम कॉन्सेप्ट के साथ समझा देते हैं। एक और वर्ग हमने बना लिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वर्ग नहीं बन रहा है, थोड़ा सा 3 को मान लीजिए हम अलग अलग वर्ग हम रख लिए। तो जब इसको हम लोग सटाएंगे तो अब बताइए यह लंबाई इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, 4 होगा और इसके पास आएगा बढ़ते जाएगा। मान लीजिए एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, लंबाई बढ़ेगा लेकिन उसका चौड़ाई और ऊंचाई जो है नहीं बढ़ेगा। लंबाई आपका बढ़ते जाएगा जितना सटाते जाएंगे। मान लीजिए हम खड़े हैं, यहाँ कोई होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इसकी जितना हम घनाभ इसको रखेंगे इसकी लंबाई जो है क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए तो अब देखिए यहाँ पर, तो यदि घन का विकर्ण कितना है 6√3 सेंटीमीटर है, तो हम आगे भुजा चेक करेंगे कि भुजा है कितना। तो भुजा देखिए चेक करते हैं हम। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है बाबू, आपको शायद मालूम होगा, नीचे क्लास में पढ़ के आए होंगे। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3 या भुजा √3। तो ऑलरेडी देखिए घन का विकर्ण का मान ऑलरेडी कितना दे दिया, तो 6√3 दे दिया और इसका फॉर्मूला होता है a√3। आपका कट गया √3 से 3, यानी a का मान आपका आ गया 6, यानी एक या भुजा का मान आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब इसको बनाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ते जाएगा, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो जितना कीजिएगा लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। तो देखिए तो लंबाई आपका कितना हो गया, तो लंबाई बाबू इसका मान लीजिए इसका 6 है तो इसका भी 6, फिर इसका भी 6, यानी तीनों का जुट जाएगा लंबाई। 4 गो रहता तो और एक 6 जुड़ जाता, 5 गो रहता तो एक और 6 जुड़ जाता। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 6 18 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है नहीं बराबर ही रहेगा, 6 सेंटीमीटर ही बाबू रहेगा और ऊंचाई भी रहेगा वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब देखिए अब आपका जब ये बन जाएगा तो ये घनाभ बन जा रहा है, क्योंकि तो वर्ग तो रहा नहीं, जब जोड़ेंगे तो उसको बराबर। तो घनाभ का आपका जब क्षेत्रफल जो है क्या होता है, आप पढ़े होंगे 9th में 8 में 10th में भी पढ़े होंगे। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको रख दिया जाए, 2 लंबाई के जगह पर देखिए 18, चौड़ाई के जगह पर 6 प्लस फिर चौड़ाई के जगह पर 6 और ऊंचाई के जगह पर आपका 6 है, फिर आपका लंबाई आपका ऊंचाई आपका 6 और लंबाई 18 हो गया। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। तो देखिए 18 में 6 से गुना कीजिएगा 108, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, फिर 18 में 6 से गुना कीजिएगा तो 108। अब इसको जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ दिया जाए। थोड़ा सा देखिए इसको ऊपर ले चलते हैं।
तो अब आपका देखिए क्या हो जाएगा, जोड़िए 8 6 14 14 और 8 आपका हो जाएगा 22 सॉरी का इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 22 2 2 और 3 5 5 लिख दिए और देखिए 1 और 3 4 और 4 1 5, ये हो गया आपका 552। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, लग रहा है गलत हो रहा है, गलत हम लोग जोड़े हैं, इसको 3 जोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ पर इसको साफ, ये गलत हो गया है, हम लोग इसको 3 जोड़ लिए हैं, देखिए थोड़ा सा इरेजर करना है, यहाँ से होगा, देखिए ये लो इसको, हाँ इसको साफ लिख देते हैं ताकि हम लोग को 108 है, तो 108 हो गया। अब इसको देखिए साइड में जोड़ लीजिए, 108 108 और 36, ये हो गया 8 8 16 16 और 6 22 हो गया 2 16 और 6 22, 2 और 3 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 252 और इंटू में आप 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 200 200 यानी 504 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 आपका 4, 250 250 500 और 2 2 4। अब ई हो गया आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में थोड़ा सा इसको देख लीजिए कितना आ रहा है 504 में बाबू, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया, इसको लॉक करते हैं, 1 मिनट थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, लॉक किए कलम लिए और देखिए ई हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एक और क्वेश्चन है ट्रिगो का, ये क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू जो क्वेश्चन है 10th क्लास का है। अब 10th क्लास में जाइएगा, एनसीईआरटी के बुक उठा के देखिएगा और क्वेश्चन 16 गो आपका या 15 गो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें का एनसीईआरटी बुक का हम नंबरिंग भी बता देते हैं, 6 नंबर या 5 नंबर ये क्वेश्चन है, इसी 2 गो के बीच में होगा और ये बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 10th क्लास में पूछा है। अब देखिए इसको बिहार पुलिस में भी दे दिया है सेट में, इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए एकदम आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे बनाने के लिए। देखिए इसको करना क्या है कि क्वेश्चन दिया है आपका रूट में 1 प्लस साइन, ध्यान दीजिए, अब बटा 1 माइनस साइन दिया है। ये ऐसा जब भी क्वेश्चन दे कि इसका हर का प्रमेयकरण बाबू कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, हर का प्रमेयकरण, आप पढ़े होंगे, देखिए तो इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये क्या होता है, माइनस नीचे रहता है तो प्लस होता है और प्लस रहता है तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन, यानी ऊपर नीचे उसी चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा जो है कट जाएगा, मूल मान आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन हो गया, दोनों जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 5 गुने 5, तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 गुने 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए में गुना करना, दोनों एक ही समरूप है, एक ही अंक है, तो 1 प्लस साइन ए के क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन ए का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बटा यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे अलजबरा में कि a प्लस बी या a माइनस बी इंटू में ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला उसी वही लगा दिया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पर हमने लगा दिया 1 का स्क्वायर, अब प्लस सॉरी माइनस होता है, तो माइनस होता है तो हमने लगा दिया बी स्क्वायर की जगह पर क्या, आपका साइन स्क्वायर ए हो गया, रूट है तो हमने क्या किया, रूट दे दिया। अब देखिए साइड में बनाते हैं, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इसको ऊपर उसी तरह रहने देते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए को रहने दीजिए स्क्वायर के उसी तरह, और बट्टा जो है 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए रहने दीजिए उसी तरह होल स्क्वायर अभी, और देखिए एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं, पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 साइन स्क्वायर को होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक्स रहेगा तो एक्स, तो इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको एक चीज हम बता देते हैं कि जब इसको इतना लेकर चलते हैं, अब देखिए जब जो है मान लीजिए कहीं दे दे कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 के स्क्वायर, तो हम लोग 5/4 के एक ही स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बात वही हुआ। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक ही जो है 1 प्लस साइन है और बटा में कॉस से लिख देंगे और दोनों का एक ही स्क्वायर लिख देंगे, फिर बात वही हुआ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अब फिर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए और बट्टा में बच गया कॉस है। अब ध्यान दीजिए ये जो कॉस है यह दोनों के बट्टा में है, 1 के भी बट्टा में है और कॉस के भी बट्टा में है। तो हम लोग क्या करते हैं 1/cos से लिख दिए और एक बार इसके भी बट्टा में दे देते हैं साइन ए बटा कॉस से लिख दिए। अब देखिए 1/cos ए का फॉर्मूला होता है सेक के, आप पढ़े होंगे एकदम सिंपल फॉर्मूला 1/cos ए सेक ए 1/sin ए cos के, और साइन बटा प्लस के प्लस साइन बटा कॉस होता है वो होता है आपका tan ए, यानी आपका आंसर आ गया सेक ए प्लस tan ए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन सेक ए प्लस tan ए, चाहे 10 को भी आगे कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए तो यानी सेक ए प्लस tan है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब जो है मैथ का शायद क्वेश्चन खत्म हो गया, अब फिर आएंगे रहमान सर और आपको आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए फिर हम रहने देते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे। आइए रहमान सर। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए आगे, जो इसके आगे जो बताना है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि आपका इसमें कौन इनकरेक्ट है। तो डिक्शनरी जो है ये अच्छा से लिखा नहीं है, इसका शब्द में त्रुटि है। क्लियर, डिसीजन ठीक है, डिक्टेट ठीक है, डिफरेंस ठीक है, बाकी डिक्शनरी गड़बड़ है। NER है, RY है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, तो इसमें जो है आपका डिटेस्ट यानी लोथ का एंटोनिम्स क्या है, तो इसका जो हो जाएगा एडमायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडमायर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments, identify the segment that content as a grammatical error। माने इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो इसमें ग्रामेटिकल जो एरर है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 80 रुपीज़ आर। 80 रुपीज़ आर है, देखना 80 रुपीज़ आर दिया है ना, 80 रुपीज़ आर, 80 रुपीज़ आर, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़ आर, इसका आंसर जो हो जाएगा 80 रुपीज़ आर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या बताना है? बेनीथ के बताना है। बेनीथ का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबॉव हो जाएगा। एबॉव मीन्स होता है अत्यधिक, अधिक। आइए नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज। क्या आएगा? ही वाज कॉन्फिडेंट। ही वाज कॉन्फिडेंट डूइंग द जॉब वेल। बहुत माने विश्वास के साथ वह व्यक्ति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ये इसके पहले एंटोनिम्स देखे थे, अब सिनोनिम्स देखेंगे। ये कॉम्पिटेंट, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, माने समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपेबल। क्या हो जाएगा? कैपेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। माने ब्लो ए फ्यूज है, इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। नेक्स्ट आओ देखते हैं, ये भी इंग्लिश है। टू फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन an error, select the part that contains are error from the given options if you don't mind any
error, mark no error as your answer। तो इसका आंसर जो हो जाएगा unless you don't work hard you will fail। इसमें जो आपको एरर जो दिखाना है आपको unless you don't, क्या होगा unless you don't। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से कौन मिस स्पेलिंग हुआ है। तो इसमें जो हुआ है फ्लेवर, फ्लेवर का ये अर्थ फ्लेवर जो है ये गड़बड़ है। और नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड in the given sentence when you give away a secret or an advantage you reveal a secret or a suspension that you are should have kept yourself। इसमें क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव है। नेक्स्ट आओ देखते हैं प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, सही अलगाव नहीं है, सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है, यानी कि प्रमाणिक का सही संधि विच्छेद क्या है, परमार्धन इक, परमार्धन इक। नेक्स्ट आइए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यद्यपि का, यदि धन अपि, यानी कि यद्यपि। नेक्स्ट आओ खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है क्या कहा जाता है उसे, पाथेय। पाथेय मतलब पाथ मतलब होता है रास्ता, अब पाथेय है माने रास्ता में जो खाने के लिए दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहा जाता है, अक्षम्य। क्या कहा जाता है, अक्षम्य, वह क्षमा करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट आओ देखते हैं क्या है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि अंत, अभिनय, नाटक। माने भिन्नार्थक है मतलब कि एक समान है, अवधि अवधि, आदि अंत तो एक दूसरे के विपरीत है, अभिनय नाटक ये भी एक दूसरे का समान है लेकिन अलग है, अनुचर नौकर एक दूसरे का अलग है। नेक्स्ट आओ देखते हैं अंक शब्द के अनेकार्थ शब्द समूह, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग, गोदी, हिस्सा। क्या होगा इसका, गोद, संख्या, अध्याय। नेक्स्ट देखते हैं आओ एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है तो तुरंग का अर्थ घोड़ा होगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं समीर का पर्यायवाची क्या है, समीर का पर्यायवाची क्या है, तो समीर कहते हैं हवा को। किसे कहते हैं, हवा को कहते हैं। नेक्स्ट आओ आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आटे दाल का मुहावरे जो होता है, आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना।